चलिए, आवाज आ रही है? कितने लोग हो भाई ऑनलाइन? चलिए, नमस्कार आप सभी को। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र का राजवंश पढ़ रहे हैं, है ना? कल हमने पढ़ा है कांकेर या काकराय का सोमवंश। ठीक है। सबसे पहले क्या देखा था हमने? कलचुरी राजवंश। ठीक है। उसके बाद हमने देखा काकराय या फिर कांकेर का सोमवंश। ठीक। आज तीसरे नंबर पे देखना कवर्धा का फणी नागवंश। फणी नागवंश। ठीक है। कवर्धा का फणी नागवंश। ठीक। कवर्धा का फणी नागवंश। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक, एकदम छोटा सा है, दो तीन चीजें बस है इसमें, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है ना? देखो, छत्तीसगढ़ में जो है नागवंश की दो शाखाएं थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में नागवंश की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की नागवंश की कितनी शाखा है? दो शाखा है। इसमें से जो पहला है वो क्या है? यही है ना? कवर्धा वाला। ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या रहेगा? बस्तर का छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश। ठीक है। एक क्या रहेगा? कवर्धा का फड़ी नागवंश, जो हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या रहेगा? बस्तर का छिंदक नागवंश। अब देखो, ये जो कवर्धा का फड़ी नागवंश है, इसका जो समय है ना, इसका जो समय है ये हमको मिलता है 11वीं सदी से 14वीं सदी। 11वीं सदी से 14वीं सदी। ठीक है। 11वीं सदी से 14वीं सदी, कवर्धा का फणी नागवंश। गुड इवनिंग यशस्वी। ठीक है। दो शाखाएं थी, दो शाखाएं पढ़ेंगे। पहले ये कवर्धा का फड़ी नागवंश। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये जो कवर्धा का जो फड़ी नागवंश है, इसका कार्य का इसका समय कौन सा है? ड्यूरेशन क्या है? 11वीं सदी से 14वीं सदी। और इस समय जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? जो कल मैंने फिर से बताया था, कलचुरी राजवंश, वो चल रहा है ना? ये छोटा छोटा है। तो ये भी क्या था? कलचुरियों के अधीन था, है ना? कलचुरियों के अधीन था। अब कलचुरियों के अधीन है, ये बात पता कैसे चलता है? कलचुरी संवत का प्रयोग। कलचुरी संवत। ठीक है। जैसे काकराय या फिर कांकेर का जो सोमवंश था, वो भी क्या था? इसके अधीन था। ठीक, ये हो गया। अब इनका जो स्थान है, स्थान कहाँ पे है? क्षेत्र जो है, स्थान या जो क्षेत्र था, क्षेत्र है, वो कहाँ पे है? कवर्धा में, है ना? क्योंकि कवर्धा का ही पढ़ रहे हैं, कवर्धा में है, कवर्धा का पढ़ रहे हैं। अब देखो साक्ष्य, 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 है ना? साक्ष्य में बस दो ही चीजें हैं जो विशेष हैं, बाकी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं। एक जो चीज है वो हम जो देखते हैं वो है मड़वा महल। क्या है? मड़वा महल। ठीक है, मड़वा महल है। दूसरा क्या है? भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर। सबने सुना है ये दो चीज? भोरम देव मंदिर सबको पता है, छत्तीसगढ़ में है ना? और दूसरा क्या है? मड़वा महल। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? नागवंश की छत्तीसगढ़ में दो शाखाएं हैं, एक है कवर्धा का फड़ी नागवंश, दूसरा जो है दक्षिण जगह पे, दक्षिण वाले हिस्से में बस्तर का छिंदक नागवंश। ठीक है। ये कलचुरियों के अधीन थे। तथ्य कहाँ पे मिलता है जानकारी? क्योंकि इनके समय के अभिलेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग है। ठीक है। कलचुरी संवत का प्रयोग कहाँ पे है? अभिलेखों में, है ना? यहाँ पे अभिलेख
लेखों में, ठीक। और इनका जो राज्य था वो कहाँ पे था? कवर्धा में। साक्ष्य जिसके बेसिस पे अपन जिसके आधार पे बात कर रहे हैं वो क्या है? मड़वा महल है एक, और दूसरा है भोरमदेव मंदिर, ठीक है। एक क्या है? मड़वा महल है, दूसरा क्या है? भोरमदेव मंदिर, ठीक है। बुक में जैसा दिया हुआ है, जैसे आप लोगे बुक में देखोगे तो शासक के क्रम के अनुसार आपको इसका डिटेल मिलेगा, ठीक है। पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक। वैसे अगर पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं जो साक्ष्य मिले हैं ना, उसके ही आधार पे हम देखते हैं। तो पहला जो है मड़वा महल, मड़वा महल, ठीक है। मड़वा महल से जितनी जानकारियां मिलती है वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है भोरमदेव मंदिर से जितनी जानकारियां मिलती है वो देख लेंगे। इसमें आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। किसी को कोई भी बीच में डाउट रहेगा तो पूछना, है ना। हालांकि डाउट तो होता नहीं आप लोग को। तो मड़वा महल है ना, इसका एक नाम और है कवर्धा महल। क्या है? कवर्धा महल। मड़वा महल ही क्या है? कवर्धा महल है। अब देखो, छत्तीसगढ़ का मैप सबको याद है, कवर्धा या फिर कबीरधाम। अभी जो नाम है कबीरधाम, कहाँ पे है कबीरधाम? छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में है ना। कवर्धा या फिर कबीरधाम कहाँ पे है? अभी कुछ भी आता है ऐसे पेपर में भी आप लिखोगे, है ना, कहीं पे भी लिखने का रहेगा, कवर्धा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है आपको? कबीरधाम लिखना है। लेकिन उस समय का नाम था करके कवर्धा महल, ठीक है। तो देखो, कवर्धा जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में है, वहां से आप कवर्धा से, है ना, कवर्धा से 16 किलोमीटर, है ना, कवर्धा से 16 किलोमीटर जब पश्चिम हिस्से में जाओगे और पश्चिम हिस्से में, तो एक गांव मिलेगा आपको। गांव का नाम क्या है? चौरा, चौरा ग्राम, ठीक है। और ये जो चौरा ग्राम है ये पूरे जंगल के बीच में है। चौरा ग्राम कहाँ पे है? जंगलों के बीच में है, ठीक है, जंगलों के बीच में है। अब ये चौरा ग्राम में, क्योंकि देखो मैकल श्रेणी है ना उस तरफ, अभी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो समझ आएगा चीज, है ना। तो मैकल श्रेणी है वहां पे। तो चौरा ग्राम जो है जंगलों के मध्य में है। अब ये चौरा ग्राम जो है यहाँ पे, है ना, खेतों के बीच में, खेतों के मध्य में, चौरा ग्राम में खेतों के मध्य में, चौरा ग्राम के पश्चिम हिस्से में, ठीक है, समझना। समझ रहे हो? कवर्धा ग्राम से, सॉरी, कवर्धा से 16 किलोमीटर अगर हम चलेंगे उल्टे हाथ की ओर, ठीक है, तो एक गांव मिलेगा जिसका नाम है चौरा। और वो चौरा ग्राम कहाँ पे है? जंगलों के मध्य में है, ठीक है। अब वो चौरा ग्राम में जब बहुत सारे जो खेत है ना, चौरा ग्राम से पश्चिमी ओर, उस खेतों के बीचों बीच एक क्या मिला? एक शिलालेख मिला। क्या मिला? शिलालेख मिला, ठीक है, शिलालेख मिला। अब देखो इस शिलालेख में क्या मिलता है? सर मड़वा महल के बारे में बताए, और यह कहाँ स्थित है? अरे भैया वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे कहानी को तो बढ़ने दो ना। बताओ मड़वा महल कहाँ है? कवर्धा में है। अब बताओ, वही तो लेके जा रहा हूँ क्या मड़वा महल में, ठीक है। तो शिलालेख जो मिला है वो चौरा ग्राम के खेत में मिला है। अब इस शिलालेख में क्या मिलता है? इस शिलालेख में ये जो है ना फड़ी नागवंश के शासकों की वंशावली मिलती है, शासकों की वंशावली, ठीक है, वंशावली मिल रही है। अब ये जो वंशावली है इसमें 24 शासकों की जानकारी है, 24 शासक, ठीक है,
24 शासकों का नाम उल्लेख मिला है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये 24 शासकों में से एक नाम जो है ना, जो संस्थापक है, 24 शासकों में से जो संस्थापक हैं उनका नाम है अहिराज। अहिराज ये कौन है? यही तो संस्थापक है। यही कौन है? अहिराज, संस्थापक। और इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है नागों का राजा। नागों का राजा, ठीक है। नागों का राजा किनको कहा गया है? अहिराज को। और यही कौन है? संस्थापक है और ये प्रथम शासक है, ठीक है। 24 शासकों की जो जानकारी मिली है, ठीक है, उसमें से पहले शासक कौन है? अहिराज है। शिलालेख में यही जानकारी मिल रही है, वंशावली मिल रही है। वंशावली में 24 शासकों का वर्णन है, उसमें जो प्रथम शासक है उनका नाम है अहिराज और वही क्या है? संस्थापक है। उनको नागों का राजा कहा गया है, ठीक। अब देखो, अब ये जो शिलालेख है ये किसका है? 24वें नंबर के शासक आते हैं, ठीक है, उनका नाम है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक है। 24वें नंबर के शासक आए हैं रामचंद्र देव। कितने शासकों के बारे में जो वंशावली में है? 24 शासक। पहला शासक देखे, लास्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है लास्ट वाले का? रामचंद्र देव, ठीक है। ये शिलालेख किनका है? इसी रामचंद्र देव का, ठीक है। अब ये शिलालेख की जो तिथि है वो है 1300, लिखना है ना, 1349, ठीक है। क्या है तिथि इसकी? 1349। और किसी का मैसेज है क्या? नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। 1349 ईस्वी है ये, ठीक। शिलालेख में एक क्या चीज मिला है कि इनके वंशावली की जानकारी मिली है, ठीक। और एक जो जानकारी मिली है, यहां से मड़वा महल का काम चालू होगा, ठीक है। एक जो जानकारी मिली है वो है कि रामचंद्र देव द्वारा, है ना, यहाँ पे एक शिव मंदिर बनाया गया है। शिव मंदिर निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा? रामचंद्र देव द्वारा। जानकारी कहाँ पे मिल रही है? ये शिलालेख में, जो कि चौराग्राम में मिला है। शिलालेख में मिल रहा है जो कि कहाँ पे मिला है? चौराग्राम में मिला है। समझ गए? ठीक। अब देखो, वहां पे मिल रही है जानकारी कि यहाँ पे क्या है? शिव मंदिर है। किसने बनवाया? रामचंद्र देव ने, जो कि 24वें नंबर के शासक हैं, ठीक। अब ये जो शिलालेख जो मिला था ना, उससे कुछ दूरी पर, है ना, इस शिलालेख के कुछ दूरी पर एक क्या मिलता है? एक महल मिलता है, ठीक है। शिलालेख से कुछ दूरी पर क्या मिलता है? एक महल मिलता है। और यही क्या है? मड़वा महल है। यही क्या है? मड़वा महल है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि रामचंद्र देव ने क्या बनवाया था? शिव मंदिर बनवाया था। रामचंद्र देव ने क्या बनवाया था? शिव मंदिर बनवाया था। लेकिन ये तो मड़वा महल निकला है, ठीक। तो मड़वा महल में दो चीजें हैं। तो ये मड़वा महल का है, उसका जो गर्भगृह है ना, मड़वा महल में गर्भगृह या फिर मंदिर ही लिख सकते हो। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है ये, है ना, शिव जी का मंदिर है, ठीक। और ये जो शिव जी का मंदिर है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये जो शिव जी का मंदिर है, इसको किस नाम से जानते हैं? सबने सुना होगा, दूल्हा देव। सबने सुना है दूल्हा देव। तो जो दूल्हा देव है वो कौन है? यही तो है जो मड़वा महल में जो शिव मंदिर है, ठीक है। जो मड़वा महल में जो शिव मंदिर है वही क्या है? दूल्हा देव है। अब देखो, ये मड़वा महल, बेटा नाम को, है ना, शब्द को अच्छे से समझा करो तो बहुत समय तक आपको याद रहेगा, ठीक। मड़वा का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? मड़वा का मतलब क्या होता है? शादी में मड़वा का यूज होता है? कमेंट करके बताना।
मड़वा का मतलब क्या होता है? हम्म? मंडप होता है, तो मड़वा का मतलब होता है मंडप, है ना? मंडप होगा, ठीक है। तो ये जो मड़वा महल है ना, ये 16 स्तंभों वाला मंडप है। मंडप कैसा? 16 स्तंभों वाला, ठीक है। 16 स्तंभों वाला क्या है? ये मंडप है। अब मंडप है तो क्या हुआ होगा? मंडप बनाए होंगे, किसी ना किसी प्रयोजन से बनाए होंगे मंडप को। 16 स्तंभ वाला ये जो मंडप है ना, इस मंडप पे विवाह हुआ था, और ये क्या है? विवाह मंडप है, ठीक है। विवाह मंडप है। इस मंडप पे क्या हुआ था? विवाह हुआ था। अब विवाह किनका किनका हुआ था? किसने बनवाया है? तो रामचंद्र देव का, रामचंद्र देव, और किसका हुआ था? अंबिका देवी, अंबिका देवी। और ये अंबिका जो देवी थी ना, ये कौन थी? कलचुरी वंश की राजकुमारी थी, कलचुरी राजकुमारी थी। समझ गए? यहां तक जानकारी आपको समझ आई मड़वा महल के बारे में? पीताम्बर, समझ आया मड़वा महल के बारे में जानकारी? कैसे, बताओ? ठीक है। मड़वा महल को मड़वा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मड़वा है, ठीक है। अब देखो मड़वा महल है कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 16 स्तंभ है। तो आप जैसे प्रवेश करोगे तो 4 खंबे हैं, ठीक है। 4 खंबे हैं ऐसे, 1 2 3 4, है ना? बाईं ओर से लेके दाईं ओर, उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ की तरफ 4 खंबे हैं, ठीक है। अब उन खंबों के पीछे 3 3 खंबे हैं, हर एक खंबे के पीछे 3 3 खंबे हैं। तो कितने हो गए? एक रो में 4 खंबे, दूसरे रो में 4 खंबे, तीसरे रो में 4 खंबे, चौथे रो में 4 खंबे, है ना? 4 चौक 16, है ना? 4 चौक 16। तो इन्हीं 16 खंबों पे क्या टिका है? ये पूरा मड़वा महल। तो ये जो 16 स्तंभ हो गए, उसके बाद एक द्वार है। वो द्वार क्या है? मंदिर का है ना? ये सब एक ही कंस्ट्रक्शन में है, एक ही बिल्डिंग है। तो ये 16 मंडपों के बाद एक आपको दरवाजा मिलेगा, वो जो दरवाजा है वो मंदिर का है। और उसी मंदिर में क्या है? शिव जी हैं। मड़वा महल का मतलब मंडप होता है, हाँ ठीक। उसी में शिव जी हैं, और शिव जी को किस नाम से जानते हैं? मड़वा महल के शिव जी को दूल्हा देव के नाम से, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? देखो इसका जो डिजाइन है, ठीक है, जो बनावट है, किसकी बनावट? मड़वा महल की जो बनावट है, नाम याद रखना है ना, बनावट। जो बनावट है वो किसने बनाया था? इसका डिजाइन किसने बनाया था? महाराजा धर्मराज सिंह, महाराजा धर्मराज सिंह, ठीक है। इसका डिजाइन किसने बनवाया था? महाराजा धर्मराज सिंह ने। और इसके मुख्य द्वार को, जो मुख्य द्वार है, जो प्रवेश का मुख्य द्वार है ना, उसको क्या कहते हैं? हाथी द्वार कहते हैं। हाथी द्वार या हाथी दरवाजा, हाथी द्वार या क्या कहेंगे? हाथी दरवाजा कहेंगे, ठीक है। लिख लिया रहो भैया। हो गया, हाथी द्वार या हाथी दरवाजा। यहां तक सबको समझ आया? तो देखो ये जो मड़वा महल है, ठीक है, इसी के उत्तर में, इसी के उत्तर में आधा किलोमीटर दूरी पर क्या है? भोरमदेव मंदिर है।
ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग अच्छे से सुनो। कवर्धा का समाज समाज यस सर, समझ आ गया, ठीक। कवर्धा का फड़ी नागवंश किसके अधीन है, किसके मांडलिक के रूप में कार्य कर रहे हैं? ये कलचुरी के। दो शाखाएं हैं, अभी कवर्धा का फड़ी नागवंश हम पढ़ रहे हैं। स्थान कहाँ पे है इनका? कवर्धा में। साक्ष्य क्या मिलते हैं जिनके आधार पे हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे? वो है मड़वा महल और भोरमदेव मंदिर। अब मड़वा महल, इसी का दूसरा नाम क्या है? कवर्धा महल। ठीक है, अब ये कहानी ज्यादा समझ आई ना? ठीक है, कवर्धा से 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में जाओगे तो कौन सा गांव मिलेगा? चौरा ग्राम। ठीक है, चौरा ग्राम या चौरा गांव। ठीक है, वो जंगलों से घिरा हुआ है। उस चौरा ग्राम के ही एक खेत में, ठीक है, एक क्या मिला था? शिलालेख मिला था। उस शिलालेख में क्या है? इस राजवंश के शासकों की वंशावली है, जिसमें प्रथम शासक है अहिराज। उनको नागों का स्वामी कहा जाता है या नागों का राजा कहा जाता है, और वही क्या है? संस्थापक है। और इसी में 24वें नंबर के शासक जिनका नाम है रामचंद्र देव, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और शिलालेख की तिथि क्या है? 1349 ईस्वी। तो रामचंद्र देव के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने क्या करवाया था? एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और वो शिव मंदिर कहाँ पे है? मड़वा महल में है। और मड़वा महल का नाम मड़वा महल क्यों पड़ा? क्योंकि वो एक तरह से अगर देखें तो एक विवाह मंडप है जिसमें 16 स्तंभ है। और यहाँ पे किनका विवाह हुआ था? राजा रामचंद्र देव का अंबिका देवी के साथ, जो कि कलचुरी राजवंश की राजकुमारी थी। इन दोनों का विवाह यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया था। और जो शिव मंदिर है मड़वा महल में, ठीक है, तो शिव जी को इस महल में जो मंदिर है, तो शिव जी को किस नाम से जाना जाता है? दूल्हा देव के नाम से। और इस मंदिर का डिजाइन, बनावट किसने बनाया था? महाराजा धर्मराज सिंह ने। मुख्य द्वार या प्रवेश का जो प्रथम द्वार है उसको क्या कहते हैं? हाथी दरवाजा। ठीक है, और मड़वा महल के उत्तर में आधा किलोमीटर आप चलोगे तो क्या मिलेगा आपको? भोरमदेव मंदिर मिलेगा। ठीक, और ये जो शिलालेख है ना 1349 वाला, ये शिलालेख आपको कहाँ मिलेगा पता है? गुरु घासीदास संग्रहालय में, जो कि रायपुर में है, सबको पता होगा। तो शिलालेख कहाँ पे मिलेगा आपको? अभी अगर किसी को पढ़ना है तो वो मिलेगा आपको गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया मड़वा महल के बारे में। इसमें राजा का कुछ नहीं है। देखो, एक राजा हमने देखा, क्या नाम था? रामचंद्र देव, 24वें नंबर के। और संस्थापक कौन है? अहिराज, है ना? अहिराज की एक अलग कहानी है, उसको सिलेबस से लेना देना नहीं है। ठीक है, अहि का मतलब कुछ और होता है ना? तो एक जात कन्या थी, है ना, एक ऋषि की, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, उनका नाम था मैथिली। तो एक अलग कहानी है, फिर इनका नाम पड़ा, तो वो उतने डिटेल में नहीं जाना है हमको। ठीक है, जितना क्वेश्चन आता है उतने को ही पढ़ना है। चलिए अब क्या देखेंगे? कौन सा मंदिर रह गया? भोरमदेव मंदिर। ठीक है, तो अब हेडिंग क्या डालेंगे? भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर। ठीक है, कहाँ पे था ये? मड़वा महल के उत्तर की ओर आधा किलोमीटर चलने पे क्या मिलेगा? भोरमदेव मंदिर मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए तो देखो, जैसे आप बहुत लोग गए होगे ना, मड़वा महल में भी गए होगे, भोरमदेव मंदिर में भी हो गए होगे, है ना? देवेश तो घूमते ही रहता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह जाता है वो, है ना? तो जो भोरमदेव मंदिर में आप जैसे प्रवेश करोगे तो डायरेक्ट मंदिर नहीं होता था। जैसे मड़वा महल में भी डायरेक्ट मंदिर था क्या? नहीं था। तो यहाँ पे भोरमदेव मंदिर में जैसे प्रवेश करोगे तो यहाँ पे सभा मंडप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सभा मंडप। अब ये
शादी वाला मंडप नहीं है, ठीक है, सभा मंडप। इस सभा मंडप में क्या मिला था, एक मूर्ति अभिलेख मिला था, मूर्ति अभिलेख, एक मूर्ति अभिलेख मिला था। और ये जो मूर्ति अभिलेख है ये कैसा था, योगी जानते हो? यूपी वाला नहीं भैया, ठीक है, दाढ़ी मूंछ वाले योगी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में। समझ गए? भोरम देव मंदिर में जैसे प्रवेश करोगे तो गर्भगृह से पहले क्या मिलेगा आपको, सभा मंडप। सभा मंडप में एक मूर्ति अभिलेख मिला है ना, दाढ़ी मूछ रखे हुए एक योगी की छोटी सी मूर्ति मिली है जो कि बैठी हुई मुद्रा पे है, वो बैठे हुए हैं और उनका दाढ़ी है, मूछ है, ठीक है। और उनकी आकृति भी यहाँ पे बता रहे हैं, उनकी जो आकृति है, जो चौड़ाई है ना मूर्ति की, जो चौड़ाई है, पूछ लेते हैं, चौड़ाई है वो है 0.67 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो है 0.89 सेंटीमीटर। याद कैसे रखोगे, 6 7 8 9, ठीक है। चौड़ाई जो है 0.67 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 0.89 सेंटीमीटर, ठीक है। ये योगी की मूर्ति मिली, और जो मूर्ति है उसमें क्या है, कुछ अंकन है ना, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, मूर्ति अभिलेख कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मूर्ति अभिलेख। और ये जो मूर्ति अभिलेख है इसमें तिथि क्या है, 840 कलचुरी संवत, और इसको ईसवी संवत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 248 जोड़ दो, क्या होगा, 1088 ईस्वी, ठीक है। इसको 1088 ही मत लेना, 88 89 ले लेना डैश करके, ठीक है। जो मूर्ति है उसमें जो अभिलेख है, मूर्ति अभिलेख है, उसमें जो समय बताया जा रहा है वो 840 ईस्वी 40 कलचुरी संवत और 1088 ईस्वी संवत का। यहां तक सबको समझ आया बात, यहां तक सबको समझ आया, ठीक। तो ये जो प्रतिमा है जो योगी की, इसमें एक नाम भी गुदा हुआ है, ठीक है। जो नाम लिखा हुआ है इसी मूर्ति अभिलेख में ही जितनी जानकारी है, जैसे वहां पे क्या था, मड़वा महल के बारे में एक शिलालेख में जानकारी थी, अब वो शिलालेख वहां से उखाड़ के कहाँ ले आया गया है, गुरु घासीदास संग्रहालय में। तो ये जो मूर्ति अभिलेख है ना, इसी से जानकारी हमको मिल रही है। तो एक जानकारी और क्या मिलती है हमको, इस मूर्ति अभिलेख में एक नाम भी है, नाम है गोपाल देव। अब ये गोपाल देव कौन थे, 6वें नंबर के शासक थे, ठीक है। 6वें नंबर के शासक कौन थे, गोपाल देव। और ये जो गोपाल देव थे ये पृथ्वी देव प्रथम, कलचुरी है ना, पृथ्वी प्रथम के समकालीन थे, पृथ्वी प्रथम के क्या थे, समकालीन थे। और इनका जो वर्णन है इन्हीं गोपाल देव का बहुत सारे अभिलेखों में है ना, अधिकांश अभिलेखों में इनका नाम आपको मिल जाएगा, अधिकांश अभिलेखों में। ऐसा नहीं कि कवर्धा के फणिनाग वंश के अभिलेखों में, उस समय के जितने राजवंश थे तो ज्यादातर राजवंशों के अभिलेखों में इन गोपाल देव का नाम मिल जाता है, ठीक है। तो देखो गोपाल देव का नाम है उसमें, किसमें, ये जो प्रतिमा है, मूर्ति अभिलेख है उसमें नाम है। और इसमें एक चीज और है, क्या बताया जा रहा है वो देखना, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगा अभी, है ना। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि गोपाल देव द्वारा जब बोला गया है ना, गोपाल देव द्वारा, गोपाल देव के कहने पर, है ना, गोपाल देव के कहने पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है यहाँ पे, लक्ष्मण राय देव। क्या नाम है, लक्ष्मण
राय देव। गोपाल देव के कहने पर लक्ष्मण राय देव ने क्या किया था? यहाँ पे भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण किसका? भोरम देव मंदिर का। देखो जो बोर्ड देख के लिखते हो ना, लाइन लाइन लिखूंगा ना तो दिमाग में कुछ टाइम तक रहेगा, भूल जाओगे, है ना। ये जो एरो, ये कचड़ा टाइप का लिखता हूँ ना, ये ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। आप लोग भी जो नोट्स बनाते हो, जितना ज़्यादा हो सके ट्राई करो उसको शॉर्ट में चित्र से, लाइन से, बॉक्स से, गोले से, जैसा भी होके बनाओ, है ना। ठीक है। तो गोपाल देव के कहने पर लक्ष्मण राय देव ने क्या किया था? भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये तिथि कब की रहेगी उसमें? 1089, सॉरी, हाँ 89, 1089 ईस्वी। ठीक है। इसी समय मूर्ति अभिलेख है। यहां तक सबको समझ आ गया? कुछ बोलो भाई। कैसे? चलो। और ये कहाँ पे है भोरम देव मंदिर? मड़वा महल कहाँ पे था? चौराग्राम में। और ये वहां से आधा किलोमीटर ही तो है, तो ये भी कहाँ पे रहेगा? चौराग्राम में ही रहेगा ना। ये भी कहाँ पे? चौराग्राम में। चौराग्राम में। अब ये चौराग्राम कहाँ पे है? एक चीज बस दिख लेना, छपरी। ठीक है, छपरी बस लिखना इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। जी सर, चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज रामचंद्र देव में एक चीज लिख लेना। रामचंद्र देव ने छेरकी महल भी बनवाया था। छेरकी महल किसने? रामचंद्र देव ने। वहां पे बताना भूल गया था, है ना। और छेरकी महल भी कहाँ है? चौरा में है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। छेरकी महल भी कहाँ पे बनवाया था? रामचंद्र देव ने चौरा में ही बनवाया था। तो भोरम देव का निर्माण यहाँ पे सबको समझ आ गया। भोरम देव का निर्माण यहाँ पे सबको समझ आ गया। अब देखो, ये तो मंदिर है ना, वो तो चलो मंडप भी था। तो मंदिर में जो मूर्ति है, गर्भगृह में, गर्भगृह में क्या है? काले पत्थर का शिवलिंग है। काले पत्थर का क्या है? शिवलिंग है। काले पत्थर का शिवलिंग है। यहां तक सबको समझ आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, जो भोरम देव मंदिर है, इसको किससे समाहित किया जाता है? इसकी समानता किसके साथ दर्शाई जाती है? किसके साथ इसकी तुलना की जाती है? क्या कहा जाता है कि भोरम देव मंदिर इस मंदिर के समान है? कुछ याद होगा? कोई कमेंट करेगा, बताएगा? चलो, तो यहाँ पे एक चीज लिखना, 9वीं 10वीं सदी में चंदेल वंश था। कौन सा वंश था? चंदेल वंश। भारत की बात हो रही है ना। चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के शासकों ने क्या किया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और उस मंदिर की शैली कैसी थी? चंदेल शैली। इन्होंने नाम क्या रखा था? चंदेल शैली। इसी को एक नाम से जानते हैं हम लोग, नागर शैली। चंदेल शैली को नागर शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चंदेल शैली को नागर शैली के नाम से जानते हैं। तो चंदेल वंश के शासकों ने 9वीं 10वीं सदी में चंदेल शैली या फिर नागर शैली में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? मंदिर निर्माण। और उस मंदिर का नाम क्या है? खजुराहो। मंदिर का निर्माण क्या है? खजुराहो। कहाँ पे है खजुराहो? ये भी मैं बताऊं। ये खजुराहो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है। तो ये जो नागर शैली है ना, तो जो भोरम देव मंदिर है वो भी इसी शैली में बना हुआ है।
भोरम देव जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? वो भी नागर शैली या चंदेल शैली में बना हुआ है। तो देखो, तो ये भी उसी शैली में बना हुआ है, तो दोनों का डिजाइन सेम टाइप का रहेगा। उसमें जो भी कलाकृतियां होंगी, जो भी उकेरा जाएगा, चित्र वगैरह, वो कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि शैली सेम है। ठीक, तो इसीलिए क्योंकि चंदेल वंशी शासकों ने छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर बनवाया था नागर शैली में, उसी शैली में ये क्या बना है? भोरम देव मंदिर बना है, जो कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कहाँ पे है? चौराग्राम में है। इसके लिए ये दोनों की समानता है ना। भोरम देव मंदिर की समानता किसके साथ की जाती है? खजुराहो के मंदिर के साथ। ठीक है, भोरम देव मंदिर की समानता खजुराहो मंदिर के साथ की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, ये समझ गए आप? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें इतनी सारी कलाकृतियां हुई हैं, है ना, कलाकृतियां हुई हैं, और क्या हुआ है? और बहुत सारी मूर्तियां हैं। मतलब दीवार में जो जो चीजें उकेरी गई है ना, उसमें बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारी कलाकृतियां की गई है। इसी वजह से इस स्थान को कला तीर्थ भी कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला तीर्थ किसको कहते हैं? अभी जो नहीं सुना होगा वो तो गया। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? भोरम देव को, क्योंकि समानता इससे है ना। ठीक है, लाइन बोलना भूल गया था। तो भोरम देव मंदिर को क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है समझ गया ना, क्योंकि शैली सेम है दोनों की, और इसी को कला तीर्थ भी कहा जाता है। यहां तक सबको समझ आया? ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छे से सुन लो। भोरम देव मंदिर में जैसे आप प्रवेश करोगे तो सभा मंडप पड़ता है। उस सभा मंडप में एक योगी की मूर्ति मिली, और वो मूर्ति अभिलेख है। उस योगी की मूर्ति कैसी है? दाढ़ी मूछ रखे हुए बैठी हुई मुद्रा पे, और उसकी चौड़ाई है 0.67 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 0.89 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पे उत्कीर्ण क्या क्या चीजें हैं? उस पे उत्कीर्ण है उस समय का, जिस समय पे उस मूर्ति पे अंकन किया गया था। ठीक है, वो समय है 840 कलचुरी संवत। कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है, और उसको अगर हम ईसवी संवत में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 1088 ईसवी संवत। और वहीं पे एक शासक का नाम का उल्लेख मिलता है, गोपाल देव, जो कि इसी राजवंश के 6वें क्रम के शासक थे। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये गोपाल देव का नाम बहुत सारे में मिलता है, और इनके समकालीन कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम थे, जो कि कलचुरी राजवंश के शासक थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक जानकारी ये मिलती है कि गोपाल देव के कहने पर लक्ष्मण राय देव नामक एक व्यक्ति ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था 1089 ईस्वी में। ठीक है, चौराग्राम में ही। ठीक है, अब देखो, इस मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो वहां पे क्या मिलता है? काले पत्थर का एक शिवलिंग मिलता है। ठीक, अब 9वीं-10वीं शताब्दी में जो खजुराहो मंदिर बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वो चंदेल वंशी शासकों ने नागर शैली में बनाया। ठीक है, बनवाया, और उसी नागर शैली को चंदेल शैली भी कहा जाता है, और उसी शैली में भोरम देव मंदिर का भी निर्माण हुआ है। इसके लिए दोनों में समानता प्रकट की जाती है, और इसी के चलते भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोरम देव को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो कलाकृतियां हुई हैं, जो मूर्ति कला हुई है, इसी सब को लेकर के इसको कला तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक, यहां तक सबको समझ आया? चलिए अब देखना, इसमें मोनिंग देव नाम किसी ने सुना है?
पहले भी सुन चुके हैं, मोनिंग देव। ये कौन थे? ये अंतिम शासक थे। बताओ कमेंट करके क्या जानते हो इसके बारे में। मोनिंग देव जो थे वो अंतिम शासक थे। किसी को नहीं याद आएगा अभी। मोनिंग देव जो थे वो अंतिम शासक थे कवर्धा के फणी नागवंश के। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे ना ये आपको मोहिंग देव लिखेगा, मोहिंग देव, मोहिंग देव है ना, जैसे हिंदी ग्रंथ एकेडमी में आपको ये मोहिंग देव दिखेगा। ठीक, तो अगर ऑप्शन में आपको मोहिंग देव लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मोहिंग देव सेम ही है। चलो, तो ये जो अंतिम शासक हैं, अब रायपुर कलचुरी में चले जाओ थोड़ा सा। रायपुर कलचुरी में चले जाओ, इनको जो है रायपुर कलचुरी के क्या नाम था, किसने पराजित किया था? हाँ, रामचंद्र ने, रामचंद्र ने पराजित किया था। याद आया? रामचंद्र कौन थे? राय ब्रह्मदेव के पिता थे ना, राय ब्रह्मदेव के पिता थे। समझ गए? याद आया कुछ? कोई कमेंट नहीं किया है रे। ठीक, तो अंतिम शासक जो होते हैं कवर्धा के फणी नागवंश के, वो है मोनिंग देव या फिर मोहिंग देव। ये अंतिम शासक थे। इनको रायपुर कलचुरी के ब्रह्मदेव राय या राय ब्रह्मदेव के पिता, जो कि रामचंद्र थे, है ना, रामचंद्र देव थे, उन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, रामचंद्र देव ने क्या किया था? पराजित किया था। समझ गए? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो यहाँ पे समाप्त होता है आपका कवर्धा का फणी नागवंश। क्या समाप्त हुआ यहाँ पे? कवर्धा का फणी नागवंश। ठीक है, और इसी के साथ क्या समाप्त होता है? छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र का मध्यकाल। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का मध्यकाल या फिर मध्यकालीन इतिहास, है ना। अब केवल बस्तर क्षेत्र का 2 राजवंश हमको पढ़ना है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र का कितना राजवंश पढ़ना है हमको? 2 राजवंश। फिर छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी कोई राजवंश नहीं आएगा, सीधा मराठा, मराठा के बाद अंग्रेज, फिर गुलामी, फिर आजादी, गांधी जी। समझ गए? तो थोड़ा सा यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यहाँ पे कवर्धा के फणी नागवंश में? बस्तर का छिंदक नागवंश है ना। अब ये बस्तर क्षेत्र वाला हो गया। थोड़ा सा बस देख लेते हैं, क्लास बस 5 मिनट का रह गया, सॉरी 5 मिनट नहीं, ज़्यादा है। ठीक है, 8 मिनट 7 मिनट का रह गया। बस 1-2 चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, जो छिंदक नागवंश है बस्तर का, इसकी तिथि देख लो। ये आपका रहेगा 10वीं सदी से 14वीं सदी। ठीक है, बस्तर का छिंदक नागवंश 10वीं सदी से 14वीं सदी। अब देखो, जो बस्तर में स्थायी शासन है, जो हमने जो देखा था बस्तर में स्थायी शासन, सबसे पहले किसका देखा था? बस्तर में स्थायी शासन, बताइए किसने सबसे पहले बस्तर में स्थायी शासन अपना प्रारंभ किया था, स्थापित किया था? कौन सा राजवंश था? किसी को नहीं पता? प्राचीन भारत में, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ही राजवंश तो पढ़ा है जो बस्तर क्षेत्र में हमने पढ़ा है। क्या नाम था? नलवंश था ना।
तो देखो नल वंश के बाद डायरेक्ट बस्तर में कौन सा राजवंश आ रहा है? छिंदक नागवंश। ठीक है, नल वंश के बाद सीधा छिंदक नागवंश, और इसके बाद कौन सा आएगा? काकतीय राजवंश। याद कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर क्षेत्र में केवल 3 राजवंश हैं। ठीक है, नल वंश हो गया, उसके बाद अभी जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे छिंदक नागवंश है, उसके बाद आएगा काकतीय राजवंश। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? इनका जो निवास था, इनका जो निवास था वो कहां पे था? इनका जो निवास था वो था बस्तर में। और उस समय बस्तर को क्या कहा जाता था? चक्रकोट। निवास कहाँ पे था? बस्तर में। बस्तर को उस समय क्या कहा जाता था? चक्रकोट। ठीक है, देखना नाम बदलते जा रहा है। चक्रकोट कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? चक्रकोट कहा जाता था। समझ रहे हो? और शासकों को क्या कहा जाता था? शासकों को कहा जाता था चक्रकोट का राजा या फिर चक्रकोट के राजा। समझ गए? अगर दूसरे राज्य में इनकी बात हो रही है तो क्या कहा जाता था? बस्तर का राजा नहीं कहा जाता था, चक्रकोट का राजा कहा जाता था, क्योंकि बस्तर को उस समय चक्रकोट कह करके संबोधित किया जाता था। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारी है। देखो छोटी छोटी जानकारी सुनते रहोगे, उसके बाद चीजें समझ आती है। एकदम से सारी चीज अगर बताऊंगा तो क्या समझ आएगा? ठीक है, ये हो गया। यहां तक समझ आया? कोई कमेंट नहीं कर रहा है? सबको समझ आ रहा है कि एकदम अच्छे से? चलो, इनके समकालीन कौन थे बताओ इस समय पे? मैदानी क्षेत्र में कौन था? मैदानी क्षेत्र में इस समय कौन था? समकालीन कौन थे? कलचुरी। कलचुरी समकालीन थे। हाँ, इनकी राजधानी देख लेते हैं। ये कल रिपीट नहीं करूंगा, इसके लिए भी बता दे रहा हूं। राजधानी क्या थी इनकी? एक लिखना आप, बारसूर। और ये नाम अच्छे से याद कर लो। बारसूर कहाँ पे है? दंतेवाड़ा। किसी ने मेरे से पूछा था भ्रमर कोट क्या किसको बोलते हैं ना, तो भ्रमर कोट, इसी को भ्रमर वध भी कहते हैं। भ्रमर वध, इसी को क्या कहते हैं? भ्रमर खंड। ठीक है, तो 2 राजधानी, एक बारसूर जो कि दंतेवाड़ा में है, एक भ्रमरकोट हो गया। चक्रकोट लिख लो, चक्रकोट। और अंत में एक चौथी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवतीपुरेश्वर, नहीं भगवतीपुरी। ठीक है, तो अब ये सोचो कि इतनी सारी राजधानियां क्यों? इतनी सारी राजधानियां होने का ये कारण था कि जो आसपास के है ना, आसपास के जो राजवंश थे, है ना, उनका क्या था? उनका साम्राज्य विस्तार के कारण लगातार आक्रमण होता था। किसके ऊपर? चक्रकोट के ऊपर। ठीक है, पहली राजधानी है बारसूर, दंतेवाड़ा, भ्रमरकोट, भ्रमरवध या फिर भ्रमरखंड, चक्रकोट और भगवतीपुरी। तो 3 से 4 राजधानी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका यही कारण था कि जो आसपास के जो राजवंश थे, क्षेत्रीय राजवंश है ना, वो क्या करते थे? उनको साम्राज्य विस्तार करना था, और चक्रकोट पर सबकी नजर होती थी, बस्तर वाले क्षेत्र पर सबकी नजर होती थी। इसलिए वो क्या करते थे? लगातार इस पर आक्रमण करते थे, जिससे जो ये छिंदक नागवंश है ना,
ये अपनी राजधानी स्थायी नहीं रख पाते थे, सुरक्षा को देखते हुए एक जगह राजधानी, फिर जब वो असुरक्षित हो जाता था तो दूसरी जगह राजधानी को ही स्थानांतरित कर देते थे। ठीक है, चलो एक बार फटाक से देख लो एक बार, फिर क्लास हम खत्म करेंगे। बस्तर का जो छिंदक नागवंश है 10वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान आया था। ठीक है, और हम इससे पहले जो बस्तर में स्थायी शासन देखते हैं तो केवल नलवंश का था। नलवंश के बाद छिंदक नागवंश, इसके बाद आ जाएगा काकतीय राजवंश। ठीक है, इनका निवास था बस्तर क्षेत्र में, और बस्तर क्षेत्र को उस समय चक्रकोट कहा जाता था, और शासकों को इनके चक्रकोट का राजा कहा जाता था। समकालीन राजवंश थे इनके कलचुरी। ठीक है, राजधानी थी बारसूर जो कि दंतेवाड़ा में है। भ्रमरकोट, भ्रमरवद या भ्रमरखंड दूसरी हो गई, चक्रकोट तीसरी राजधानी, चौथा है भगवतीपुरी। और राजधानी इतनी सारी जो थी, इसका मुख्य कारण क्या था? आसपास के राजवंश जो कि साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, उनकी नजर होती थी चक्रकोट पे। इसके लिए लगातार अत्यधिक आक्रमण होने के चलते ये सुरक्षा को देखते हुए अपनी राजधानी को लगातार बार बार परिवर्तित करते रहते थे। ठीक है, इसके बारे में आगे की जानकारी जो है वो कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, जिसको भी कोई भी डाउट होगा कमेंट करना। आज की क्लास में बस इतना ही। गुड नाइट।